स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बड़ी विडंबना है इस देश में, बिकॉज इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, लेकिन ये देश प्रधान पतियों के वजह से भी जाना जाता है। हमारी डेमोक्रेसी की थर्ड टायर को स्ट्रॉन्ग करती हुई, तेज या एक प्रकार से मजबूत बनाती हुई महिलाएं सरपंच का रोल अदा कर रही हैं, प्रधान का रोल अदा कर रही हैं, लेकिन इस रोल को अदा करने में उनके पति उनसे आगे अग्रसर हैं। इसीलिए हमारा देश जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस या विडंबनाओं का देश बनता है। पंचायती राज सिस्टम की खामियां भी बहुत हैं, लेकिन उपलब्धियां भी हैं, और ये सब आज हम देखेंगे पॉलिसी वॉच में, सेलिब्रेटिंग द 24th of April, दैट इज पंचायती राज दिवस। नमस्कार, मैं हूं आशीष, और आज देखते हैं कि किस तरीके से पंचायती राज दिवस या पंचायती राज भारत में उभर रहा था, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर या एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स जैसे अंबेडकर साहब पंचायती राज के खिलाफ थे, साथ में नहीं थे। तो इतिहास और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का भी थोड़ा हम यहाँ पर उपलब्धियां देखेंगे या पंचायती राज के एवोल्यूशन। बट आए दिन हमें ऐसे न्यूज़ देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2022 की न्यूज़ है, अगस्त की। द मध्य प्रदेश पंचायत्स, हस्बैंड्स ऑफ इलेक्टेड वुमेन टेकिंग ओथ। यहाँ तक कि औरतों को ये समझा जा रहा था कि वो मेंबर तो बन गई हैं, पंचायत की सरपंच तो बन गई हैं, लेकिन ओथ लेने के लिए उनके पतियों को आना पड़ेगा। देखिए, अंडर आर्टिकल 243D ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में ये निहित है कि 1/3 कम से कम सीट्स जो हैं हर पंचायत में रिजर्व होंगे एज सरपंच फॉर विमेन। इतना ही नहीं, इनडायरेक्ट बॉडीज में भी 1/3 सीट्स मिनिमम रिजर्व होंगे। इनफैक्ट 2006 में बिहार पहला राज्य बना जिसने ये आंकड़ा आगे कर दिया। 1/3 ही नहीं, 1/2 यानी कि 50% ऑफ द सीट्स इन सरपंच, दैट इज सरपंच के इलेक्शंस के 50% ऑफ द सीट्स विमेन को रिजर्व करके दे दिए गए कि औरतें ही सरपंच बने। एक प्रकार से ये ना ही सिर्फ हमारे डेमोक्रेसी या हमारे लोकतंत्र के तीसरे पिलर को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ नारी शक्ति को भी उभरने का मौका दे रहा था। लेकिन क्या ये मौका मिला है हमें? ये एक सबसे बड़ा क्रिटिक कहा जाता है पंचायती राज सिस्टम का, बिकॉज आए दिन आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है। इनफैक्ट पॉपुलर टीवी चैनल सीरीज, वेब सीरीज भी इस पर आ चुकी हैं, और शायद ये भारत की उस विडंबना को बहुत अच्छे रूपांतरण तरीके से बताती है। बट पंचायती राज सिस्टम एक प्रकार से काफ़ी एवोल्यूशन के तौर पर गुजरा है, हमें वो एवोल्यूशन देखना है। इससे पहले कि मैं आपको उस एवोल्यूशन की कहानी बताऊं, आई वांट टू टेल यू टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिकॉज पंचायती राज सिस्टम में एक प्रकार से बहुत मूलभूत ज़रूरत होती है एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, बिकॉज आप ये सीरीज, और इनके एट द एंड ऑफ द सेशन हम देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी एक प्रकार से पंचायती राज के अगेंस्ट खड़ा किया जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कभी कभार पंचायती राज्य को उभरने का मौका नहीं देते। इसीलिए व्हेन यू आर वॉचिंग दिस, द एम इज टू सेंसिटाइज यू कि जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने तो आप एक पंचायत के प्रति, एक सरपंच के प्रति, एक प्रधान के प्रति, एक ग्राम पंचायत के प्रति, एक ब्लॉक के प्रति संवेदनशील हो। नाउ हम जानते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की बैचेस स्टडी IQ की चल रही हैं, पर्टिकुलरली 3rd बैचेस एनरोल्ड हैं, और ये तीसरा बैच 26 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसके एडमिशन डेट्स क्लोज हो रहे हैं। तो बिफोर दैट हैपेंस, यू हैव टू यूज द कोड ASHLIFE। जब आप कोड यूज करेंगे स्टडी IQ के कूपन कोड्स में जाकर, आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट से ज़्यादा, अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी पे भी विश्वास करते हैं, ताकि दोनों चीज़ आपको ठीक प्रकार से मिल सके, भारत के किसी भी कोने में हो। पर्टिकुलरली ये मैं कोशिश करूंगा कि भारत के हर गांव के लोगों को पता चले, बिकॉज गांव से जुड़े लोग, ग्राम से जुड़े लोग, ज़मीन से जुड़े लोग शायद इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और वही अगर ज़मीन से जुड़े लोग आगे ऑफिसर बनते हैं, ग्रुप ए सर्विसेज में आते हैं, दिल्ली आने का मौका मिलता है, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद
मेंस की तैयारी हम आपको दिल्ली में करवाएंगे, राइट? ये P2I बैचेस का फ्लैगशिप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तब आप शायद एक ज़्यादा अच्छे ऑफिसर बनने के योग्य होंगे। सो मोर अबाउट दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। देखते हैं एवोल्यूशन। देखिए, पंचायती राज का जो बैटल था ये काफ़ी हार्ड फाउट बैटल था। जब हमारी संविधान बन रही थी तो पंचायती राज से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप आज देखते हैं वो संविधान में निहित नहीं था। 1992 में जाकर, यानी कि संविधान बनने के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50 साल तक पंचायती राज को इंक्लूड नहीं किया गया था, उसे संवैधानिक स्टेटस नहीं दिया गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो दो ग्रुप्स थे। मैंने आपको बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर इस पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि पंचायती राज को, यानी कि पंचों को या सरपंचों को या इवन ग्राम्स को पावर दिया जाए। तो एक पक्ष था अंबेडकर का या अंबेडकर की धारणा रखने वाले और अन्य पार्लियामेंटेरियंस का, जो नहीं चाहते थे कि पंचायतों को उतना पावर दिया जाए। दूसरी धारणा थी गांधी की। गांधी आजीवन अपने स्ट्रगल के दौरान, इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान हमेशा कहते रहे कि ग्राम स्वराज्य, ग्राम प्रधान बहुत जरूरी है। भारत गांव का देश है, यहां पर 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, इसीलिए गांव में जब सशक्त एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अब भारत उसी तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब ये दोनों विचारों के बीच में मतभेद था। इन बोथ ऑफ दीज आइडियाज देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। अंबेडकर की एक कोट है जो वो पार्लियामेंट डिबेट्स में कह रहे थे। हालांकि वो कोट एक ले रहे थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर से। चार्ल्स मेटकाफ एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हुए, उन्होंने एक किताब भी लिखी, थ्योरीज ऑफ राज। उस किताब से उन्होंने एक सेंटेंस उठाया और पार्लियामेंट में उसे कहा, और ये सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के व्यूज। उन्होंने कहा कि डायनेस्टीज आफ्टर डायनेस्टी टम्बल्स डाउन, रेवोल्यूशन सक्सीड्स टू रेवोल्यूशन। हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख, इंग्लिश, they are all masters in turn, but the village communities remain the same. इस सेंटेंस का मतलब समझिए, वो कह रहे हैं कि लोग आते गए भारत में और चले गए, बारी बारी से हिंदुओं ने राज किया, मुस्लिमों ने राज किया, सिखों ने राज किया, पठानों ने राज किया, अब इंग्लिश ने राज कर रहे हैं। फिर भी कोई भी आए या कोई भी जाए, गांव जो हैं वो जस के तस हैं। भारत के गांव कभी चेंज नहीं। भारत के गांव जैसे थे वैसे रह गए, अपने सोशल स्ट्रक्चर में, अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और अंबेडकर ये खुद नहीं कह रहे थे, वो चार्ल्स मेटकाफ को कोट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये गांव की परिभाषा क्या आपको ठीक लगती है? बिकॉज अगर कोई बाहरी आदमी आकर, मान लीजिए गजनवी अटैक्स हो रहे हैं और मोहम्मद घोरी आकर आपको लूट ले, लेकिन गांव जो है वो जैसा का तैसा रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे गांव शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। अंबेडकर ये कह रहे थे कि गांव को अब नए भारत से जाना होगा। काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि अंबेडकर के ये व्यूज गांव के खिलाफ इतने कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों थे या इतने कड़क क्यों थे। वो इसलिए थे बिकॉज अंबेडकर मानते थे कि भारत में जाति प्रथा भी गांव रखती है, भारत में वर्ण प्रथा भी गांव ही रखती है, भारत में अंधविश्वास भी गांव ही रखती है, भारत में धर्म के नाम पर उन्माद भी गांव ही रखती है। इसीलिए शहरों में लोगों का मिश्रण होता है, शहरों में वर्ण खत्म हो जाते हैं, शहरों में जातियां भी खत्म हो जाती हैं, लोग छुआछूत पर विश्वास नहीं करते, हम गांव की तरफ नहीं। ये अंबेडकर का मानना था। हालांकि विविधताओं का देश है हमारा, और जैसे ही पॉलिटिकल रीजंस आगे बढ़े, हम देखते हैं कि पंचायतों को भी संविधान में जगह मिलना शुरू हो गया। लेकिन सबसे पहले पंचायत को अगर किसी, या लोकल गवर्नमेंट्स को अगर किसी ने तवज्जो दी, तो हम लॉर्ड रिपन से स्टार्ट करते हैं। 1882 में उनका रेजोल्यूशन आया जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट्स को स्थापित करने के लिए। हालांकि इनका रेजोल्यूशन पंचायतों को उतना नहीं स्थापित कर रहा था, म्यूनिसिपैलिटीज को स्थापित कर रहा था। मद्रास म्यूनिसिपैलिटी वाज वन ऑफ द फ्यू अर्लीस्ट म्यूनिसिपैलिटीज दैट वाज मेड इन इंडिया। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। उसमें इंडियंस को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिला, यानी कि वोट देने का राइट मिला, और लोकल सरकारें, लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज चुनने का हक। उसके बाद में स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान बना, तो मैंने आपको बताया कि पंचायत को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया।
पंचायत जो आप आज देखते हैं वो संविधान में मूलभूत तरीके से नहीं लिखा गया था। बस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 के तहत यह कहा गया था कि सरकारें कोशिश करेंगी कि ग्राम स्वराज्य आए, ग्राम डेमोक्रेसीज आए। तो डीपीएसपी में आप जानते हैं कि सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती है, चाहे वो इंप्लीमेंट करें चाहे वो ना करें। बहरहाल सबसे पहला पंचायत नागौर में राजस्थान में बनता है ऑन 2 अक्टूबर 1959। हर राज्य सरकारें कुछ ना कुछ काम कर रही थी। इसमें सबसे ज्यादा नाम महाराष्ट्र और गुजरात का आना चाहिए। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 से लगातार पंचायत इलेक्शंस करवाती जा रही थी। राजस्थान ऑल्दो बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू हैव द फर्स्ट पंचायत, लेकिन हम नागौर के नाम से सिर्फ राजस्थान को जानते हैं, हम महाराष्ट्र और गुजरात को भूल जाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात को भी जानना उतना ही ज़रूरी है। इनका पंचायती सिस्टम में योगदान बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। उसके बाद समय आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का। बलवंत राय कमेटी बनी एक 1957 में, जिसने ये कहा कि स्टेट से लेकर पावर जो है वो पंचायत को दे दी जाए। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बन रही थी और उन्होंने कहा कि पंचायत को 2 टायर में रखा जाए कम से कम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के बाद कम से कम 2 लेवल में, ब्लॉक लेवल में और ग्राम पंचायत लेवल में या ग्राम सभा लेवल में पंचायत होने चाहिए या ब्लॉक परिषद होने चाहिए। जीवी के राय कमेटी ने कहा कि नहीं, पंचायत 3 टायर सिस्टम में होने चाहिए, ग्राम सभा होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए और जिला पंचायत होना चाहिए। लास्टली एल.एम. सिंघवी ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि देखिए 3 टायर सिस्टम तो ठीक है, लेकिन जब तक संवैधानिक स्टेटस नहीं दिया जाएगा, जब तक पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस को संविधान में अंकित नहीं किया जाएगा, तब तक पंचायत कोई राज्य सरकारें बनाएंगी, कोई नहीं बनाएंगी। अंडरस्टैंड दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज इन लिस्ट 2, वो लिस्ट 2 में है ऑफ द 7 शेड्यूल, और राज्य सरकारों का काम होता है पंचायतों को बनाना। लेकिन जब तक केंद्र सरकार इसे पीछे से पुश नहीं कर रही थी, कुछ राज्य बनाते थे, कुछ राज्य नहीं बनाते। बहरहाल एल.एम. सिंघवी कमीशन के बाद पंचायत को एक प्रकार से संवैधानिक स्टेटस 1992 में जाकर मिलती। 2,55,578 78 पंचायत हैं हमारे पास, ग्राम पंचायत, जिसमें 6.5 लाख विलेजेस रहा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि गांधी जी जो कह रहे थे कि भारत गांव का देश है, वो ऐसा ही नहीं है। इतना ही नहीं, पंचायती राज को पूरे भारत में एक स्वर से ही लॉन्च नहीं किया गया। हमने ये भी देखा कि भारत में कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड हिल्स, असम हिल्स। ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर ट्राइबल्स रहा करते हैं और वहां पर पंचायत का प्रावधान थोड़ा अलग होना चाहिए। इसीलिए हमने पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पीसा एक्ट भी 1996 में लागू किया, जिसके तहत ट्राइबल्स को सेल्फ रूल का मौका मिला। बट जो पंचायती राज थी उसने 2 भाग को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, पार्ट 9 एंड पार्ट 9A, और ये पावर्स दे रहा था पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज दोनों को। 73rd अमेंडमेंट पंचायत के लिए, 74th अमेंडमेंट म्युनिसिपैलिटीज के लिए। इन पावर्स को अगर आप देखें, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अगर आप देखें, तो सबसे पहला है कि 3 चरणों में पंचायत रहेंगे, यानी कि ग्राम सभा के लेवल पर भी रहेगा, जिला परिषद जो टॉप में रहेंगे, और बीच में लोकल यानी कि ब्लॉक लेवल स्तर पर भी रहेगा। कुछ जगहों में जैसे मिजोरम में आपको इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ पंचायत नहीं दिखाई देंगी, यानी कि ब्लॉक लेवल के पंचायत नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज वहां पर आबादी शायद 20 लाख से कम होगी। इतना ही नहीं, डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रावधान रखा गया कि हर पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन होगा। वोटर फ्रेंचाइजी जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन तय करेगी। सीट्स रिजर्व किए जाएंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और विमेन के लिए भी। 1/3 of the total numbers of seats will be reserved for women for all the panchayats throughout India. अगर कुछ राज्य सरकारें चाहें तो उसको बड़ा भी कर सकती हैं, उसको ज्यादा भी कर सकती हैं। इसी पर पेच फंसा हुआ है। 5 साल का टर्म हर पंचायत के लिए होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ पंचायत अपने स्तर पर धनराशि, रिसोर्सेस इकट्ठा कर सके, इसलिए पंचायत को टैक्सेस
या टैक्सिंग का पावर भी दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग अथॉरिटी, इन सब में भी पंचायतों की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि जब जिला का प्लानिंग चले तो ऐसा ना हो कि गांव छूट जाए। ये प्रावधान इतने अच्छे हैं कि ऐसा लग रहा था कि शायद देश में ग्राम स्वराज्य आ चुका है। लेकिन 1992 से हम बात कर रहे हैं 2023 में, और आज भी पंचायत और पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे ग्रीवांसेस हैं। ये ग्रीवांसेस हम देखेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं पंचायती सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल, भारत सरकार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना लॉन्च करती है। इनफैक्ट इसका काम क्या है? टू एड्रेस गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा अपने तौर पर गवर्नेंस कर सके, एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मौजूद कर सके या एक प्रकार से अचीव कर सके, या टू हेल्प पीपल्स प्लान डेवलपमेंट। अभी हाल ही में लोगों के द्वारा प्लान किया गया डेवलपमेंट या ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीपी का भी लॉन्च किया गया, जिसके तहत लोगों की सहभागिता ली गई इन ऑर्डर टू प्लान फॉर देयर रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत्स। ये वाकई डेमोक्रेसी को कार्यान्वित करने का, यानी कि डेमोक्रेसी को फंक्शनलाइज करने का ग्रास रूट पे ये काम कर रही है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी स्वामित्व योजना, जो अभी भी चल रही है। इसका काम था टू गिव यू लैंड टाइटल्स। हर गांव में लैंड यानी कि जमीन को लेकर काफी विवाद चलता है, लोगों के बीच में विवाद चलता है। ग्राम पंचायत का मतलब ही ये था कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ड्रोन्स के थ्रू या न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू लोगों को एक सही तरीके से लैंड टाइटल्स देने का काम स्वामित्व योजना कर रही है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने एक डेवोल्यूशन इंडेक्स भी निकाला था 2006-07 में, जिसके तहत यह देखा गया कि हर सरकार, हर राज्य सरकार वो सारे हक पंचायत को दे रही हैं जिनके बारे में उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल, पार्ट 9A एंड पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अराउंड 29 सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायतों को दिए जाने चाहिए। 29 पावर्स आप समझ लीजिए। वो पावर्स में से कितने पावर्स दिए जा रहे हैं, इसकी जनगणना या इसकी गणना डेवोल्यूशन इंडेक्स कर रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादा से ज्यादा राज्य ये पावर्स देने में ग्राम पंचायत को असक्षम हैं। दे आर नॉट एबल टू गिव दीज पावर्स। इसीलिए चैलेंजेस ग्राम पंचायत के पास बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया कि ग्रीवांसेस ग्राम पंचायत के साथ बहुत हैं। सबसे पहला ग्रीवांस जो आपने देखा, जेंडर रोल्स को सेग्रीगेट करने का। मैंने आपको बताया कि देश में प्रधान पतियों या सरपंच पतियों की एक तरीके से न्यूज या ओथ टेकिंग सेरेमनी या करप्शन के मामले में आप देखेंगे, यानी कि वो औरतें जिनको देश का संविधान हक देता है कि आप सरपंच की कुर्सी पर बैठ सकती हैं, उनके ही पति शायद उन्हें कुर्सी से उठाकर खुद बैठ रहे हैं। ये तो एक छोटा सा चैलेंज था, लेकिन इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस। सबसे पहला है चैलेंजेस ऑफ ग्रांट्स। पंचायत को जो पैसा मिलता है वो रेगुलर ग्रांट्स के तौर पर नहीं मिलता। फाइनेंस कमीशन ग्रांट देती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी ग्रांट देती है, और पंचायत अपने लेवल पर भी रिसोर्सेस इकट्ठा करती है। हालांकि आप ये जानते हैं कि पंचायत को कितने लोग टैक्स देते होंगे इस देश में, तो उन्हें टैक्सेस से तो अपना रिसोर्सेस नहीं मिलता। केंद्र सरकार के फाइनेंस कमीशन से जरूर उन्हें रिसोर्स मिलता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 275 के तहत आता है और ये ग्रांट्स देता है। लेकिन इस ग्रांट्स की थोड़ी डेवोल्यूशन को समझिए। तो फॉर एग्जांपल, बिहार को इसी फाइनेंशियल ग्रांट के तहत 25,000 करोड़ रुपए मिले 2022 में। 15th फाइनेंस कमीशन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मिजोरम को 162 करोड़ ही मिले। आप कह सकते हैं कि हर स्टेट के हिसाब से और स्टेट में जितने पंचायत हैं उसके हिसाब से अलग अलग डेवोल्यूशन मिल सकते हैं, लेकिन पंचायत तो एक है, पंचायत के सिस्टम्स तो एक हैं। क्या मिजोरम के पंचायत को कम राशि की जरूरत है और बिहार के पंचायत को ज्यादा राशि की जरूरत है? या ये डेवोल्यूशन बांटने का काम सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, तो हो सकता है उसके मायने वो चेंज कर दे। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। ग्रांट्स के लिए ग्राम पंचायतों को मोहताज होना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस कमीशंस का और स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी। दूसरा,
बाबूडम। यानी कि बार बार ये कहा जाता है कि सरपंचों को ऑफिशियल्स के गुड बुक्स में रहने की जरूरत होती है अगर उन्हें कोई काम करवाना है। कुछ डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स भी मिलते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई या मान लीजिए सूखा आ गया, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये पावर होता है कि वो रेगुलर ग्रांट से आगे जाकर कुछ डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स भी दे दें, लेकिन उसके लिए वो पिक एंड चूज कर सकते हैं। वो अपने खास सरपंचों को दे देंगे ग्रांट, और जो सरपंच उनकी बात नहीं मानते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की, उन्हें वो ग्रांट नहीं देते हैं। इसलिए सरपंचों का ये कहना है कि उन्हें ऑफिशियल्स को भी खुश करना होता है, लोकल एमएलए लोकल एमपीज को भी खुश करना होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट सेक्शन 37 के अनुसार, तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूं बिकॉज मैंने आपको कहा कि हर राज्य अपने अपने हिसाब से ग्राम पंचायत चला रहे हैं। तेलंगाना के ग्राम पंचायत एक्ट में सेक्शन 37 में ये लिखा हुआ है कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर जो हैं वो डिसमिस या सस्पेंड कर सकते हैं ग्राम पंचों को, पंचायत के हेड्स को सस्पेंड भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक चुने हुए नुमाइंदे को इस देश में डिसमिस भी किया जा सकता है। आप ये जानते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी कोई डिसमिस कर सकता है, बट he is not elected, he or she is not elected, he or she is selected, right? लेकिन आपको सस्पेंड किया जाएगा, डिसमिस करने के लिए आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आपके पास हक है एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट? कि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन इन पंचों के पास क्या हक होगा जब एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उन्हें सस्पेंड कर देता है। लास्ट, नो एक्सपर्टीज। देखिए, ग्राम पंचायत के अध्यक्षों को कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं है। तो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज होती हैं या मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज होती हैं जिसमें पंचायत के मेंबर्स भी सदस्य होते हैं, लेकिन ये ऐसी एक्सपर्टीज बेस्ड कमेटी होती है जिसका काम प्लानिंग का होता है, शहरी प्लानिंग का होता है, कभी कभार बहुत बड़े लेवल पर स्मार्ट सिटी प्लानिंग का होता है। ऐसे में गांव के जो सरपंच हैं वो शायद इस ग्रुप में बैठना भी पसंद ना करें, बिकॉज ना उनके पास एक्सपर्टीज रहता है, ना उन्हें बुलाया भी जाता है। साथ ही साथ दे डोंट हैव पावर टू हायर देयर ओन स्टाफ। उनके अपने खुद के स्टाफ को हायर करने का उनके पास पावर नहीं होता है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास या एक एमएलए या एक एमपी या एक लोकल इवन आप कह सकते हैं तहसीलदार के पास इतने सारे तामझाम मुहैया रहते हैं, स्टाफ मुहैया रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी रहती है जो उन्हें मदद करती है एडमिनिस्ट्रेशन करने में। लेकिन एक सरपंच के पास उनके पर्सनल असिस्टेंट नाम के भी कोई चीज नहीं होते हैं, राइट? आपने वो सीरीज देखी है पंचायत की जिसमें सचिव जी रहते हैं, लेकिन सचिव जी को भी कभी कभार हटा दिया जाता है, या कोई और सचिव जी आ सकते हैं जो शायद पंचायत प्रमुख के साथ काम करना पसंद ना करें। ये भी उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और लास्टली जो प्रॉब्लम आप सब जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस न्यूज को आप देख सकते हैं। हालांकि एक साल पहले जब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल के चुनाव हो रहे थे, ऐसे न्यूज रोज आते थे कि सीतापुर की पिपरी में ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ाया, या पत्थरबाजी में कई वाहन क्षतिग्रस्त, पंचायत चुनाव में ये बवाल हो रहा। यानी कि जो मसल पावर एक जमाने में एमपी इलेक्शंस में, एमएलए इलेक्शंस में देखी जाती थी, जहां पर यह कहा जाता था कि मनी को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, मसल पावर को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, अब वो पंचायत इलेक्शंस में भी यूज किया जाता है। यानी कि पंचायत में भी पार्टी और पार्टी रिलेटेड पॉलिटिक्स की जाती है। व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, आपको पता है कि पार्टी एफिलिएशंस पंचायत में लागू नहीं होते, वो स्टेट इलेक्शंस में और सेंट्रल इलेक्शंस में जरूर लागू। ये सारी चीजें पंचायती राज को चैलेंज कर रही हैं भारत में एज वी स्पीक। और आपने स्कीम्स भी देखे जो पंचायती राज को एक प्रकार से सुदृढ़ भी कर रही। हमारा मकसद था टू टेल यू अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज वाकई बहुत खूबसूरत थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इसे सींचने की जरूरत। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने की तैयारी कर रहे हैं, सो बी अ सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी अ रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो आप जरूर बन सकते हैं, बिल्कुल बनेंगे। जब आपने ये लक्ष्य साध्य लिया है तो आप उसे जरूर पाएंगे। प्रोबेबली
and most importantly you have to take admissions for that, you have to pay for it. देखिए, if you think education is costly, try ignorance. I have always said this, right? हम चाहते हैं कि आपकी ये तैयारी जितनी सरल हो सके उतना हम करें। अफोर्डेबिलिटी में हमने तो सरलता, हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल आपके लिए और कोई मार्केट में आ सकता है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी कि आपको क्वालिटी दी जाए। इसलिए P2I बैचेस आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी दिल्ली बुलाकर करवाएगा। आप देश के किसी भी ग्राम पंचायत में क्यों ना हो, आपको एट नो एडेड कॉस्ट, जैसे ही आप प्रीलिम्स पार करते हैं आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा और तैयारी करवाएगा। सो डोंट लूज दिस चांस, यूज द कोड ASHLIVE। जैसे ही आप कोड ASHLIVE यूज करेंगे आपके प्राइजेस लेस देन इवन हाफ हो जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू टेक अ गुड चांस एट योर गोल्स। आपको ये सेशन कैसा लगा? पॉलिसी वॉच की और भी कोई चीज़ें जो आप सुझाना चाहते हैं, जो चीज़ आप कहना चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट थ्रू मी ऑन द टेलीग्राम चैनल दैट आई हैव। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉलिसी वॉच। माय नेम इज स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।